को मंच पर लाने में हमारा सहयोग करें। हमारे स्थानीय संवाददाता निरंजन जी, डॉक्टर के एहतशाम अहमद, प्रदेश महासचिव बिहार कांग्रेस कमेटी के हमारे अगले अतिथि, उन्हें मंच पर लाने में हमारा सहयोग करें। कृपया मंच पर आएं। डॉक्टर के एहतशाम अहमद अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर। डॉक्टर साहब, आप मंच पे ही रुकिए, हम थोड़ी बातचीत करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई है और सरकार की बात हमने सुनी, लेकिन सरकार को सही दिशा मिले ये विपक्ष का भी दायित्व होता है। और चूंकि हमारे सहयोगी निरंजन ने बताया है कि आप बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव हैं, सीवान में कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ हैं, तो सीवान में किस तरह की समस्याएं हैं, उनके समाधान को लेकर क्या होना चाहिए, ये सत्ता पक्ष से ज्यादा जरूरी है विपक्ष के मुंह से जानना, ताकि सिर्फ आलोचना ना हो, समालोचना हो। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सीवान को आप मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कितना रफ्तार पकड़ते देख पा रहे हैं? सीवान का सही माने में देखा जाए तो पिछले 5-10 साल में विकास के नाम पर केवल लूट मची हुई है। कमीशन खोरी और दलाली के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, अभी आप बाहर निकलिए सड़क पे, ऐसी कोई सड़क हमें दिखा दीजिए जिस सड़क पर घुटने भर पानी नहीं लगा हो। अभी आप जिस होटल में कार्यक्रम कर रहे हैं, इस होटल के बगल में कम से कम 500 मीटर की दूरी पर इतना पानी लगा हुआ है और वो सालों भर लगा रहता है। तो अब इंजन डबल है कि इंजन फेल है, अब आप तय कर लीजिए। हमको तो लगता है फेल इंजन की सरकार है और सिर्फ जो कमीशन खोर और जो दलाल और जो मुनाफा खोर हैं वो हर जगह पूरी तरीके से इस सिस्टम को अपने कब्जे में रख लिए हैं। हालत तो ऐसी है कि नालियां, अभी जो बगल में सड़क है, उन नालियों को अगर आप गौर से देखिए तो आपको लगेगा इसको बनाने वाला इंजीनियर आइंस्टीन से भी बड़ा दिमाग वाला है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, एक नाली दूसरे नाली से कनेक्ट होना चाहिए। मैं ऐसी दर्जनों नालियां दिखाऊंगा जो नाली ब्लाइंड है, यहां से शुरू होती है वहां खत्म हो जाती है। अब जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? ये एक मिसाल है। बगल में सिसवन ढाला पर चले जाइए, ऐसा बहुत। सिवान तो मतलब आप कह रहे हैं ना कि डबल इंजन में आपको ऐसी अनोखी अनोखी चीजें दिखाई देंगी कि आप इसको अजायब घर में इन इंजीनियरों को रखने का आपको मन चाहेगा। और हम क्या बताएं, यहां तो अगर आपके पास आंख है तो मुझे लगता है कि सिवान देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। काम हो रहा है, काम कुछ प्रोडक्टिव हो ऐसा नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, जनता के पैसे की लूट हो रही है, इसलिए काम हो रहा है। क्योंकि लूटने के लिए तो काम दिखाना पड़ेगा ना, लूटने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तभी ना परसेंटेज बनेगा। तो टोटल परसेंटेज सिस्टम पर अच्छा काम हो रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? हम लोग रोजाना आंदोलन में हैं। सवाल यह है कि हमारी सुनता कौन है, हमको पैसेज कितना मिलता है, हमें स्पेस कितना दिया जाता है। और अभी पूरे देश में जो इस वक्त नैरेटिव क्या बनाया गया, पूरा देश अभी तो एक अलग माहौल चल रहा है, एक नफरत का माहौल। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान। आपको फुर्सत है नाली पर बात करने का? आपको फुर्सत है हॉस्पिटल पे बात करने का? आपको फुर्सत है शिक्षा पे बात करने का? नहीं है। हमारे यहां तो ऊपर से एजेंडा आ जाता है सेट होकर के, टीवी वालों को दे दिया जाता है प्राइम टाइम पर यही बात करना है। कभी लव जिहाद पर बात करना है, कभी आपके
आंदोलन जीवी हैं कि आंदोलनकारी है, इस पर बात करना है। ये छात्र हैं कि इसमें पाकिस्तान के कितने हैंडल लगे हुए हैं, इस पर बात करना है। यानी कि आप देखिए ना, सरकार ने क्या किया, हमेशा इस सरकार ने कभी गंभीरता से किसी मुद्दे को लेने की कोशिश की। आज इस देश में 26 नीट के छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं और इस बेशर्म हुकूमत ने उस धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट में सम्मानित करने का काम किया है। कातिलों का सम्मान अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ये बेशर्म सरकार कर सकती है। और क्या हमारा देश इस तरह का है? ये देश ऐसा नहीं था, लेकिन इस देश को ऐसा बनाया जा रहा है। हमने विपक्ष को देखा है कि जिस समय नीट छात्रों की बात सड़क पर होती है, उग्र तेवर, सरकार को घेरने का भरपूर इरादा और छात्रों के साथ खड़े होने की बात, लेकिन जब संसद में छात्र हित के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें विपक्ष सहयोग करता नहीं दिखता है। तो फिर विपक्ष को कैसे माने कि वो जनहित को लेकर चिंतित है? आपको क्या लगता है, लीपापोती में आप भी शामिल हैं? कानून दहेज का हमारे भारत में बना है कि नहीं बना है? दहेज लेना बंद हो गया क्या? कानून बना है ना? तो कानून बनाने से काम नहीं होता है। आपकी मंशा क्या है? आप एक टाइम तो कानून बनाने की बात करते हैं, उसी टाइम आप संजीव मुखिया को बाइज्जत बरी कर देते हैं अपनी रिपोर्ट में। कितनी गंभीरता है आपके कानून में? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जो पेलेट गन, जो 47 सिवान में निकाली गई, क्या आप पाकिस्तान से युद्ध पर हैं? ये छात्र हमारे छात्र हैं, हमारे और आपके घर के बच्चे हैं। आपने तो बहुत बांटने की कोशिश की, लेकिन यहां तो हिंदुस्तान खड़ा हो गया। यहां भी आपने कोशिश की, हुकूमत ने। विपक्ष खड़ा नहीं हुआ साथ में? विपक्ष साथ में हमेशा खड़ा रहा। हम लोगों ने पिछले 1 महीने से छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोटा से शुरू किया। पिछले महीने से आप लोग दिखाते नहीं है, या फिर देखते नहीं है, या फिर उस पर बात नहीं करते हैं। लगातार देख रहे हैं, राहुल गांधी झारखंड आने वाले थे, नहीं आए। उसके कई कारण है, इसलिए कि नीट का एग्जाम था तुरंत, उसकी वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा कि नीट की तैयारी प्रभावित होगी छात्रों के हित को देखते हुए। लेकिन छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है वो लगातार हम लोग पिछले महीने से कर रहे हैं। और उसके अलावा हर प्रकार का जो भी छात्रों को असिस्टेंस चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा छात्रों के हित की बात की और अभी भी कर रही है। अभी सवाल एक विपक्ष के नेता ने पूछा, उनसे सवाल नहीं पूछने दिया गया। आप एलओपी को सदन में बोलने नहीं देंगे और आप कहते हैं हम सबके हित की बात कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। यही तो पूछना चाहते थे राहुल गांधी। या तो एक पक्ष ये हो सकता है कि पेलेट गन का ऑर्डर माननीय अमित शाह जी ने दिया हो, या फिर यह हो सकता है कि पेलेट गन चल रही थी और अमित शाह जी को खबर नहीं होगी। यही होगा ना, यही होगा ना। तो अगर पेलेट गन चली है और अमित शाह ने ऑर्डर दिया है तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर उनके नाक के नीचे पेलेट गन चलाई गई, जैसा कि जितेंद्र सिंह कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से बंदूक चलाई गई और अमित शाह जी को खबर नहीं, तो आप फिर अयोग्य हैं। आपके नीचे क्या क्या हो रहा है, फिर भी आपको रहने का हक नहीं है। इनको तो जाना पड़ेगा। ये लोग इस देश को अपने नफरत और तानाशाही के जो पूरा का पूरा इनका किरदार रहा है, फासिज्म जो कि एक तरह की बोली, एक तरह की भाषा और एक ही रंग में पूरे देश को रंगना चाहते हैं। छात्रों ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और देखिए ना, इन लोगों ने तो बहुत कोशिश किया, छात्रों ने रास्ता दिखाया है। छात्रों को इन लोगों ने तो इतिहास भी गलत पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धन्य हैं छात्र जिन्होंने इनके नैरेटिव में आना मुनासिब नहीं समझा। आप पता नहीं जानते कि नहीं जानते, इस देश की खूबसूरती, तुलसीदास जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको और आपके दर्शक को भी पता होना चाहिए कि रामायण का कुछ हिस्सा मस्जिद में लिखा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो गलत कह सकता हूं। तुलसीदास जी की एक रचना है कवितावली, उसका उत्तरकांड पढ़िए। उसमें क्या कहते हैं, भूत कहो अवधूत कहो,
रजपूत कहो जुल्हा कहू को, काहू के बेटी से बेटा ना ब्याहब, काहू के जाति नाम बिगारी। आगे क्या कहते हैं, मांग के खैबो मसीत में सोइबो, न लेना एको न देना डूबो। जब अवधि में वो लिख रहे थे ना रामचरितमानस, तो उस समय के लोगों ने उनको अधर्मी कहा, मंदिर से घुसने नहीं दिया, उनको पाबंदी लगाई गई। इसमें गलत क्या, और क्या उसमें क्या कह रहे हैं कि मांग के खैबो मसीत में सोइबो, हम मांग के खाएंगे। और उनको क्या कर, जोल्हा कहू को, यानी कि जोल्हा मतलब मुसलमान, यानी तुलसीदास के इतना व्यथित होकर कह रहे हैं कि हमको मुसलमान भी कहो तो कोई दुख नहीं है। ये देश की खूबसूरती है कि मस्जिद में एक साधु, एक संत बैठ करके अपनी रचना लिख रहा है। इस देश की खूबसूरती है कि अकबर के नौरतन में अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको कि हम लोग रहीम कहते हैं, बचपन से उसके दोहा पढ़ते पढ़ते हम लोग बड़े हुए हैं, जो कि कृष्ण के भक्ति में लीन थे। इस देश की खूबसूरती में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। इस देश की खूबसूरती में आपके मोहम्मद रफी ने मन तड़पत है हरि दर्शनवा कही। इस देश की खूबसूरती ने बिस्मिल्लाह खान को गंगा आरती से पहले बांसुरी बनाने का मौका दिया। यह हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान के ऊपर ये जो लोग बैठे हैं ना, ये अपने ढंग का एक नए रंग का हिंदुस्तान बनाने का कोशिश किया। और छात्रों को आपके माध्यम से सैल्यूट है कि आपने फिर उस तहजीब को जिंदा किया है, हिंदुस्तान के उस रूह को जिंदा किया है जिस रूह के लिए हिंदुस्तान को जाना जाता है। आपने कहा कि विपक्ष की सुनता कौन है, आप सीधे जनता के बीच होते हैं, तो क्या जनता भी नहीं सुन रही है विपक्ष की? जनता सुनती है। अगर जनता नहीं सुनती तो आज जो स्थिति है और बिगड़ गई होती। 240 पे आए ना साहब, अब तो इनकी खरीद बिक्री चल रही है ना, अब तो एमपी खरीद रहे हैं। पहले हम लोग जमीन खरीदते थे, विकास कितना चाहिए आपको, उसके बाद विधायक की खरीद शुरू हुई, और अब पूरी पूरी पार्टी की सौदेबाजी हो रही है, पार्टी खरीदी जा रही है। आपको याद होना चाहिए, ये वो भाजपा नहीं है जिस भाजपा की बुनियाद अटल जी ने रखी थी और कहा था कि मुझे 1 वोट से सरकार गिरी थी। आपको याद होगा अटल जी की सरकार 1998 में 1 सांसद की कमी से, और अटल जी ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा था कि ऐसी सैकड़ों सरकारें कुर्बान हैं जो कि हमारे विचारधारा के अगेंस्ट जाती हो। ये तो सौदेबाज सौदागर टाइप के लोग हैं, इनकी क्या बात। ये तो हर चीज इस देश को एक पूरा का पूरा सिस्टम में हैक करने का कोशिश है, और यही जवाब ये विपक्ष, आपको याद होगा राहुल जी ने कहा था कि आप सबको बंद कर सकते हैं, हर जगह अपने आदमी बैठा सकते हैं, हर जगह कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ये जो जेनजी है ना, ये कुछ अलग ढंग से सीखता है, कुछ अलग ढंग से सोचता है, और इसकी सोच, इसकी सीख अलग है। और यही हुआ, इनके सिलेबस में तो हिंदू मुसलमान था और जेनजी बीच में आ गया, आउट ऑफ सिलेबस, पूरा कोर्स आउट ऑफ सिलेबस हो गया। कांग्रेस खुद को अपग्रेड नहीं कर पाई है क्या ये जेनजी के विचारों के साथ तालमेल बिठाने में? क्योंकि अभी कांग्रेस की भी तो संख्या की ही बात होगी ना, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की संख्या कम हो रही है, तो उसमें क्या कहेंगे? कांग्रेस अपग्रेड नहीं हो पाई है वैचारिक रूप से? जो पुरानी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी रही है, शतक पूरा किया है सामाजिक जीवन में पार्टी ने, तो अब के समय से वो तालमेल बिठा नहीं पा रही है? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है। जब 10 साल कांग्रेस केंद्र में थी तो हर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों को अपेक्षाएं थी, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड से वो जो काला धन है वो आ जाएगा, 15 लाख आपको भी मिल गया होगा, सबको 15-15 लाख मिल गया होगा, लोग भी बहक गए। उसके बाद से फिर अलग अलग ट्रेंडिंग चलने लगा। एक काल भारत के ऊपर जो संकट काल है, हर इतिहास शासन के खत्म होने के बाद लिखा जाता है। अभी आपने परसों का अखबार पढ़ा कि मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई। इसी मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इस सरकार के लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मेरा इंसाफ इतिहास में किया जाएगा। और आज इतिहास ने इनका इंसाफ किया।
और जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसाफ हुआ है ना, इस हुकूमत का भी इंसाफ होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी इंसाफ होगा। तो कांग्रेस अगर समय के भरोसे है तो फिर पार्टी संघर्ष करने से बच रही है। हमारे नेता विपक्ष रोजाना संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के हिरासत में। सबसे ज्यादा अगर कोई नेता विपक्ष रहा है तो राहुल गांधी रहे हैं। संघर्षों की एक कहानी है। हमारी पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड कभी कभी हिरासत में रही है। संघर्ष रोजाना किया जा रहा है, डे टू डे किया जा रहा है। अभी हमारी टीम सिवान में आई थी, जो गोली कांड हुआ, छात्रों से मिलने के लिए। कल फिर हमारी टीम सिवान आ रही है। राहुल जी भेज रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम राहुल जी की तरफ से कल सिवान आ रही है। और उसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं, उसमें आरा के जो माननीय सांसद हैं मनोज जी आ रहे हैं। और ये जो 3 लड़कों को यहां गोली मारी गई थी, आकाश यादव, बुलेट गौड़ और मोहम्मद आरिफ, ये तीनों से हम लोग मिलेंगे। ये संघर्ष ही तो है। छात्रों से राहुल जी के तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग टीमें आ रही है वो जाके मिलेंगी। ये संघर्ष है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष का क्या काम होता है? आपके हित का सवाल पूछना। हम सवाल पूछ रहे हैं कि AK-47 सिवान की सड़कों पर लहराई जा रही थी और सिवान के जो नौजवान पुलिस के जवान थे, वो उनका वीडियो वायरल है। वो बता रहे हैं कि हमारे पास कार्बाइन है, कोई ऐसे करेगा तो हम ऐसे मार देंगे। क्या मजाक बना रखा है? ये लोकतंत्र चला रहे हैं आप, ये गणतंत्र चला रहे हैं। लोकतंत्र गणतंत्र से चलेगा? AK-47 की जरूरत थी? ऐसा क्या उपद्रव हो गया था? 47 लेके आप घूमेंगे? आपने देखा है वो उस वीडियो को लहराते हुए? आप जरूर देखा होगा आपने, जिसको कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया, शर्म है हम लोगों को कि बिहार के हुकूमत ने इस तरह के लोगों को यहां पर रखा हुआ है। चलिए, संघर्ष की बात है तो हम कामना करते हैं आपका संघर्ष सफल हो। और लोकतंत्र में यह जरूरी है कि विपक्ष मुखर हो, मजबूत हो, ताकि सत्ता पर अंकुश रहे और सत्ता जन समर्पण के सहयोग के साथ आगे बढ़े। हम कामना करते हैं कि आपका संघर्ष सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए डॉक्टर एहतेशाम जी। धन्यवाद, थैंक यू।